आगच्छन्तु विद्यार्थिनः व्याकरणं पठामः। और आज हम व्याकरण में संधि का प्रारंभ करने जा रहे हैं बच्चों। और संधि का इस भाग में हम केवल सामान्य परिचय जानेंगे और किस प्रकार का परिचय है संधि का। आइए उस सामान्य परिचय में आप सभी का स्वागत है और देखते हैं परिचय को। संधि यानी जो संधि शब्द है प्यारे बच्चों, उस संधि को हम देखें तो संधि शब्द कैसे बना है। संधि में जो शब्द है वो संधि शब्द यदि हम देखें तो ये संधि शब्द को देखते हैं तो सम तो इसमें क्या है, उपसर्ग है बच्चों। क्या है, सम उपसर्ग है। दुधाएं धातु है, क्या है, दुधाएं, दुधाएं। और इस दुधाएं का धा बसता है और इसमें क्या प्रत्यय है, की प्रत्यय है बच्चों। सम उपसर्ग है, दुधाएं धातु है और इसमें प्रत्यय कौन है, की है प्यारे बच्चों। यानी सम उपसर्ग पूर्वकात, दुधाएं धातु और धा दुधाएं का धा बचा। इसके अलावा की इसमें प्रत्यय किया और की प्रत्यय कौन सा सूत्र करता है, धो की। यानी धो की से यानी धा जो धातु होती है उनमें की प्रत्यय होता है बच्चों और उसका की का ई बचता है और रूप बनेगा बताओ जैसे सम। अब दुधाएं का धा बचा और इसके बाद में की का ई बचा बच्चों, तो सम। अब धा का ध बचेगा आगे और ई, देखो बच्चों मिलाओ, सम प्लस धी। अब इसमें अनुस्वार संधि होके अनुस्वार से और इसके बाद में परसवर्ण संधि होकर के ये संधि रूप बनता है बच्चों। और संधि किसे कहते हैं, संधि उसे कहते हैं द्वयो में वर्णयो मेलनेन यत परिवर्तनम विकारम व उत्पद्यते तस्य विधान में वो संधि कथ्यते। यानी दो वर्णों के मेल में जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन का मतलब उसके स्थान पर कोई दूसरा वर्ण आता है। परिवर्तन या विकार, विकार मतलब कोई अलग प्रकार का वर्ण आता है तो उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और इसमें परिभाषा और भी दिया है, परः सन्निकृशः संहिता। पर और जो पूर्व वर्ण है उनका जो सन्निकृश है वही क्या कहलाता है, संहिता कहलाता है। और संहिता ही संधि का क्या होता है बच्चों, दूसरा नाम होता है बच्चों। संस्कृत में जो संधि होती है वो कौन से लिंग में होती है बच्चों, पुल्लिंग में होती है। कौन से लिंग में, पुल्लिंग में। आप हिंदी में कहोगे कुछ स्त्रीलिंग में होती है। तो बच्चों ये संधि होता है ये पुल्लिंग में होता है प्यारे बच्चों। और आगे कहा है वर्णानाम मेलनम संधि, वर्णों का जो मिलन है आपस में वर्णों का जो मिलन है वही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है प्यारे बच्चों। और आगे मैंने इसमें कहा लोप आगम आदेश वर्ण विकारः व संधि। यानी संधि में ये काम होते हैं, लोप या आगम होता है या कोई आदेश होता है या कोई वर्ण विकार होता है बच्चों, वर्ण विकार। यानी जब किसी संधि में लोप हो गया, ये विषयक संधि में ज्यादा होता है बच्चों। उसी प्रकार से आगम यानी कोई दो वर्णों के बीच में कोई नया शब्द आ जाता है जैसे परि प्लस छेद, और परि और छेद में तुक का आगम होकर च हो जाता है, परिच्छेद बनता है, अनुच्छेद बनता है। उसी प्रकार से आदेश हो गया बच्चों, यानी किसी वर्ण के स्थान पर कोई नया आदेश, ई के स्थान पर जैसे ये आ गया तो इस प्रकार से वर्ण विकार हो गया, किसी के स्थान पर कोई वर्ण का विकार हो गया तो इस प्रकार से लोप आगम आदेश वर्ण विकारा व संधि। यानी लोप आगम आदेश वर्ण विकारी क्या कहलाते हैं, संधि कहलाते हैं। और वर्ण संधानम संधि, वर्णों का संधान ही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, संधि कहलाता है। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों आगे। दो वर्णों में अत्यधिक या अतिशय सन्निधि ही संधि कहलाती है। संधि को संहिता भी कहा जाता है। दो वर्णों का उच्चारण बिना किसी व्यवधान के निरंतरता से करना ही संधि है। इन दोनों वर्णों के मिलन में कोई आगम या आदेश का विकार होता है या किसी वर्ण का लोप हो जाता है प्यारे बच्चों। यानी किसी वर्ण में का मिलन हो तो कोई आगम या आदेश या कोई विकार या किसी वर्ण का लोप हो जाता है बच्चों। तो इनका एक साथ मैंने सार दिया। तो यहाँ संधि कार्य अधोलिखित 3 प्रसंगों में अनिवार्यता होता है। यानी अधोलिखित जो 3 प्रसंग है उनमें ये संधि निरंतर होती है, उनमें संधि करना अत्यधिक आवश्यक है बच्चों। तो मैंने कहा है संहितेक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्येतु स विवक्षाम अपेक्षते। यानी श्लोक में क्या कहा गया है, संहितेक पदे नित्या, जो संहिता होती है वो क्या होती है, संहिता का मतलब संधि,
वो एक पद में क्या होती है, नित्य होती है, यानी वहां अवश्य करनी ही पड़ेगी बच्चों। जैसे मैं आपको आगे उदाहरण भी बताऊंगा इसका। नित्या धातु उपसर्गयो, नित्य धातु और उपसर्ग में संधि क्या होती है, वो नित्या होती है, धातु और उपसर्ग का। नित्या समासे, और समास में भी जो संधि होती है वो क्या होती है, नित्य होती है प्यारे बच्चों। वाक्ये तुषा विवक्षाम अपेक्षते, और वाक्य में अपनी इच्छा के अनुसार हम संधि करते हैं, यानी विवक्षा के यानी विकल्प होता है वहां, यानी संहितेक पदे नित्या और नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तुषा विवक्षाम अपेक्षते। इनको आगे स्पष्ट करेंगे बच्चों। यानी एक पद, यानी मैंने क्या कहा था बच्चों कि संहितेक पदे नित्या, जो संहिता एक यानी जो संधि होती है वो एक पद में नित्य होती है। यानी एक पद क्या होता है, एक पद में यदि संधि कार्य प्राप्त हो रहा है तो संधि अवश्य करनी चाहिए या होगी। जैसे प्रत्येकम एक पद है बच्चों, अब प्रत्येकम का एक पूर्ण पद को एक साथ ही बोलना होगा, यानी प्रत्येकम का जो पद है उसको एक साथ ही बोलना होगा, न कि प्रति प्लस एकम, न कि हम इसको एक साथ बोलेंगे प्रति प्लस एकम, ऐसे बोलते हैं क्या, नहीं बोलेंगे बच्चों। यानी जो एक पद है प्रत्येकम उसको हमको एक साथ ही बोलना पड़ेगा, न कि प्रति प्लस एकम। जो प्रति को अलग बोलेंगे एकम को अलग बोलेंगे वो नहीं, कतई संभव नहीं है, उसको हमको एक साथ बोलना पड़ेगा प्रत्येकम। तो इस रूप में अलग अलग एक ही पद में संधि कार्य अनिवार्य होता है, यानी यहां संधि को करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं बोल सकते हैं हम प्रति प्लस एकम। उसी प्रकार से जे जया, अब इसका संधि विच्छेद जैसे जे प्लस अ, अब इसको हम जे प्लस ए नहीं बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे जयः। क्या बोलेंगे, जयः। उसी प्रकार से जैसे रामौ है तो राम प्लस औ, ऐसे अलग अलग थोड़ी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं बच्चों, इसको हमको एक साथ ही बोलना पड़ेगा रामौ। यानी नित्य, यहां संधि एक पद में क्या होगी, नित्य होगी प्यारे बच्चों, और उस संधि को हमको अवश्य करना पड़ेगा। आइए चलते हैं अगला धातु उपसर्ग के कार्य में। अगले श्लोक में क्या आया था मेरे प्यारे बच्चों कि नित्या धातु उपसर्गयो, यानी जो संधि होती है वो नित्य होती है धातु और उपसर्ग में। यानी धातु और उपसर्ग में क्या है, जब धातु से पूर्व उपसर्ग हो और संधि कार्य प्राप्त हो रहा है तो संधि कार्य अवश्य रूप में होगा। जैसे प्र प्लस अभवत, यानी उपसर्ग है प्र बच्चों यहां, और धातु क्या है अभवत, और भू धातु का रूप है। उसी में क्या होगा, यहां प्र को और अभवत को अलग अलग हम नहीं बोल सकते हैं, प्र प्लस अभवत, प्र अभवत ऐसे नहीं बोल सकते, हमको क्या बोलना पड़ेगा, प्राभवत। क्या बोलना पड़ेगा, प्राभव, यानी नित्य होगी यहां भी संधि, यानी जब धातु से पूर्व उपसर्ग हो और संधि कार्य प्राप्त हो रहा है तो संधि कार्य अवश्य ही होगा। जैसे प्र प्लस अभवत, यहां प्र उपसर्ग पूर्वक भू धातु है, इन्हें एक साथ ही बोला जाएगा, न कि अलग अलग। अतः उपसर्ग और धातु कार्य में भी संधि अनिवार्य रूप में होगी प्यारे बच्चों। तो नित्य धातु उपसर्गयो। आगे देखते हैं नित्या समासे, यानी श्लोक की अगली लाइन क्या थी प्यारे बच्चों, यानी नित्या समासे, नित्या समासे। समास में भी संधि क्या होती है, नित्य होती है। समास किया हुआ पद समस्त पद कहलाता है, जिसमें समास कर देते हैं तो वो पद क्या कहलाता है, समस्त पद कहलाता है। और समस्त पद में यदि संधि कार्य संभव है तो वहां अनिवार्यता होगा। जैसे नीलम उत्पलम, यहां समास है बच्चों, नीलम च तत् उत्पलम, और इसका वैसे विग्रह नीलम उत्पलम भी होता है। विग्रह में समस्त पद नील प्लस उत्पल यानी नीलोत्पल होता है, यहां भी गुण कार्य अनिवार्यता होगा, यानी यहां भी संधि अवश्य होगी। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा, नित्य धातु उपसर्गयो, नित्य समासे, और नित्य आगे एक पदे, नित्य संहिता एक पदे, यानी संहिता जो संधि होती है वो एक पद में नित्य होती है, यानी अवश्य होगी। धातु उपसर्ग में भी अवश्य होगी। इसके अलावा जो समास होता है उसमें भी ये अवश्य होगी। इसके अलावा जो अंतिम मैंने बताया था वाक्ये तुषा विवक्षाम अपेक्षते, वाक्य में हम कैसे भी इसको बोल सकते हैं, विवक्षा को
आइए, पुनश्च वाक्य में संधि कार्य प्राप्त होने पर यह वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह संधि कार्य करे या ना करे। यहां यह नियम वैकल्पिक हो जाता है, जैसे सा इह आगच्छति, यानी जो ये वाक्य है बच्चों, सा यानी वह, इह यानी यहां, आगच्छति यानी आती है, वाक्य में दो संधि कार्य प्राप्त हो रहा है बच्चों। यानी क्या क्या संधि कार्य प्राप्त हो रहा है, देखो सा प्लस इह और इसके अलावा आगच्छति, ये बच्चों देखो, तो सा इह आगच्छति, सा इह आगच्छति, सा इह आगच्छति, यानी वे वाक्य में है। अब यहां संधि प्राप्त हो रही है हमको, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसके अलावा संधि करके भी हम इसको बोल सकते हैं, जैसे सा आ के बाद में ई है और इसका गुण हो जाएगा से यहां गच्छति, यानी यहां भी है में ए मिला हुआ है, आ आगे है तो से या गच्छति, तो इस प्रकार से भी बोल सकते हैं हमको, शे या गच्छति, शा इह आगच्छति। तो बच्चों हमने देखा कि वाक्य में तो क्या है, वो विवक्षाम अपेक्षते यानी विकल्प होता है हमारे सामने, शा इह आगच्छति, वाक्य में दो संधि कार्य प्राप्त है। यदि वक्ता चाहे तो इन्हें खंडस यथारूप शा इह आगच्छति भी बोल सकता है। और इसके अलावा से इह आगच्छति, यदि वह संधि कार्य करना चाहे तो से आगच्छति और से आगच्छति, यानी हर प्रकार से इसको बोल सकता है। श्लोक के वाक्य में प्राप्त संधि कार्य नित्य रूप से होगा बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों हमने जो संधि पढ़ी उसमें संधि का परिचय देखा, तो एक पद में संधि नित्य होती है, धातु उपसर्ग में भी हमको करनी पड़ेगी, समास में भी हमको करनी पड़ेगी। इसके अलावा वाक्य तु शा विवक्षाम अपेक्षते, और वाक्य में जो संधि होती है वो विकल्प से होती है, विवक्षा में होती है बच्चों। तो और संधि के जो भेद हैं उनको हम देखते हैं बच्चों। व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया परंपरा में संधि 5 प्रकार की मानी गई है। व्याकरण की जो शास्त्र की प्रक्रिया परंपरा है उसमें संधि कितने प्रकार की मानी गई है, 5 प्रकार की मानी गई है। अनेक प्रसंगों में पंच संधि प्रकरण का वर्णन किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संधि के 5 भेद हैं। भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी में संधियों के अनुसार 5 प्रकरण बनाकर संधियों के 5 भेद बताए बच्चों। और वो भेद कौन से हैं, अच संधि, अच संधि का दूसरा नाम स्वर संधि भी है, प्रकृति भाव, हल संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि और स्वादि संधि। और इनमें ये 5 भेद बताए हैं, लेकिन बाद में कुछ ने ये एक ही कर दिया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो संधि के 5 भेद बताए हैं, किसमें, व्याकरण शास्त्र की परंपरा के अनुसार। आइए आगे और भी इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रवृत्ति व्याकरण परंपरा में प्रकृति भाव जो संधि को अच संधि में, जो प्रकृति भाव थी ना, इसको क्या मान लिया, अच संधि में, बाद वाले में, और स्वादि संधि को विसर्ग संधि में ही समाहित कर लिया बच्चों। यानी स्वादि संधि थी ना ये 5वीं, इसको क्या कर लिया, विसर्ग संधि में ही समाहित मानकर संधि के 3 भेद माने गए हैं। वरदराजाचार्य, यानी इसने लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी थी बच्चों, ने लघु सिद्धांत कौमुदी में 3 प्रकरणों में विभाजन करके संधि के 3 भेद बताए हैं बच्चों। पहला है अच संधि यानी स्वर संधि, इसके अलावा दूसरा है हल संधि या व्यंजन संधि, इसके अलावा जो तीसरी संधि है वो कौन सी संधि है, विसर्ग संधि प्यारे बच्चों। तो अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। आइए देखते हैं आगे प्यारे बच्चों। अच संधि प्रकरण हम क्या देख रहे हैं बच्चों, अच संधि प्रकरणम, यानी अच जो संधि का प्रकरण है, सामान्यतः 2 स्वरों में संधि कार्य होने पर अच संधि होती है। क्या कहा है कि द्वयो स्वरयो, यानी 2 स्वरों का मेलनेन, मिलन से यत परिवर्तनम व्या विकारम वा उत्पद्यते तस्य विधानमेव स्वर संधि कथ्यते, अच संधि कथ्यते। यानी सामान्य 2 स्वरों में संधि कार्य होने पर कौन सी संधि होती है, अच संधि। 2 स्वर का मिलन ही स्वर संधि है। अच संधि अवांतर भेदों से कई प्रकार की है। कितने, सवर्ण दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, पुरुरूप संधि, अयादि संधि, पररूप संधि। आपके जो पाठ्यक्रम में है उन्हीं संधियों का हम अध्ययन कर रहे हैं कि सवर्ण दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, पुरुरूप संधि, अयादि संधि, पररूप संधि। तो इस प्रकार से ये 7 भेद हमने बताए हैं बच्चों। तो बच्चों ये
सामान्य परिचय हुआ संधि का, और सामान्य परिचय के बाद में हम स्वर संधि का जब अध्ययन करेंगे अगले भाग में। लेकिन ये जो अब तक हमने पढ़ा कि संधि किसे कहते हैं, संधि की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, संधि के कितने भेद बताए हैं पहले के आचार्यों ने और बाद के आचार्यों ने, इस प्रकार से हमने इनका सामान्य परिचय जाना बच्चों। तो ये भाग आशा करता हूं कि आपके अच्छे से समझ में आया होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ अगले भाग में हम स्वर संधि के साथ में और स्वर संधि के पहले भेद के साथ में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।